तो इस प्रकार से हमने समझाया कि सोलर सिस्टम कैसे बनता है। सोलर सिस्टम पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, कितना बड़ा था, एक भीम का गैलेक्सी के रूप में था, एक ब्लैक होल सेंटर में था, और इस प्रकार से वो सिकुड़ते हुए फिर दूसरे सोलर सिस्टम में बदला, और इस प्रकार से वो सिकुड़ते हुए सोलर सिस्टम वर्तमान अवस्था में आया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो तरीका बताया जाता है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का, लाप्लास और कांट की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, ये एकदम रॉन्ग है। इस प्रकार से गैस डस्ट पार्टिकल कलेक्ट होके फिर इस प्रकार से एक्टिवेशन में पदार्थ घूमता हुआ और ये टकराते हुए इस प्रकार से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ना ही ग्रह ऐसे बनते हैं, ना ही चंद्रमा ऐसे बनते हैं। इस प्रकार से एक सोलर सिस्टम का जो जन्म होता है, ग्रहों का जन्म होता है, चंद्रमाओं का जन्म होता है, वो एकदम रॉन्ग तरीका है। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन का ये जो हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, हम इसको चैलेंज करते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और हमारे सोलर सिस्टम एक तारे का लाइफ साइकिल क्या होता है, एक तारे का जीवन चक्र क्या होता है, कैसे वो अस्तित्व में आता है और कैसे वो अंत उसका भविष्य है, और कैसे वो अंत हो जाता है उसका। वास्तव में एक तारे का लाइफ साइकिल जो बताया जाता है, जो तारे के एक जन्म की जो कहानी है, इस प्रकार से जो ये तारे का जन्म बताया जाता है, देखिए कि इस प्रकार से एक तारा जन्म लेता है गैस डस्ट और पार्टिकल के द्वारा, और इस प्रकार से भविष्य में जा करके वो एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो किसी तारे का भविष्य एक न्यूट्रॉन स्टार है या ब्लैक होल है, और ना ही वो ब्लैक होल भविष्य में वेपोराइज होते हुए अंत नष्ट हो जाते हैं। प्रिय साथियों, हम जिस थ्योरी को दे रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो गोलीय ब्रह्मांड का जो सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से एकदम फिट है और एकदम करेक्ट है। वास्तव में क्या है कि लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, कि ये बताया जाता है कि एक तारा जो है एक गैस डस्ट और इस प्रकार से एक नेबुला है बनेगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो एक तारे में बदलेगी। वो तारे भविष्य में क्या है कि इस प्रकार से दूसरे तारों में परिवर्तित होते हुए आगे जाकर के न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या ब्लैक होल बनेंगे। ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बनने की जो सिद्धांत दिया गया है, हम इससे एग्री नहीं है, हम इसका एकदम खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। ना ही किसी सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन इस प्रकार से होता है, प्लैनेट इस प्रकार से नहीं बनते हैं, और इस प्रकार से हम पृथ्वी के जन्म या किसी भी ग्रह के जन्म, पृथ्वी जैसे ग्रह का जन्म इस तरह से नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहने के बाद में हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि जो कंप्लीट चार्ट हमने बताया है कि एक ब्लैक होल भविष्य में एक वाइट तारे में बदलता है, वाइट तारा भविष्य में जाकर के वाइट ब्लू तारे में बदलता है, फिर वो दूसरे तारों में बदलता है, फिर आगे जाकर के वो सिकुड़ता हुआ दूसरे ऑरेंज स्टार में, फिर येलो स्टार में, इस प्रकार से ऑरेंज ब्लू येलो तारे में, इस प्रकार से धीरे धीरे वो सूर्य में बदलता है, सूर्य भविष्य में एक छोटे तारे में बदलता है, और इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए यानी ट्रांसफॉर्म होते हुए एक तारा दूसरे तारे में, और भविष्य में जाकर के हमारा ये जो सूर्य है वो डिम होता जाएगा। डिम होते हुए वो धीरे धीरे एक गैसियन प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैसियन प्लैनेट से वो धीरे धीरे क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सूर्य और बृहस्पति के बीच के अनेक ऐसे भीमकाय बृहस्पति ग्रह मिले हैं, हॉट जुपिटर मिले हैं, इसी प्रकार से जुपिटर और सैटर्न के बीच के मिले हैं, अनेक ग्रह मिले हैं, और सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं, और यूरेनस नेपच्यून के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस नेपच्यून के बीच के इसके बाद में नेपच्यून और सुपर आर्च के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं, और सुपर आर्च से पृथ्वी के बीच में भी अनेक ग्रह मिले हैं। इस प्रकार से धीमी गति से एक ग्रह जन्म लेता है, एक पृथ्वी जैसा रॉकी प्लैनेट, ब्लू रॉकी प्लैनेट अस्तित्व में आता है, और उसका भविष्य क्या है कि पृथ्वी किसी प्रकार की टक्कर से नष्ट नहीं होगी, ना ही पृथ्वी का किसी प्रकार से कोई टक्कर के माध्यम से या टक्कर से वो दूसरे पिंड में टूटते हुए और भविष्य में विलीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमने जो सिस्टमेटिक प्रोसेस बताई है कि ब्रह्मांड जो है इस प्रकार से टाइट होता है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेंटर पर आकर के इकट्ठी होती है, और इस प्रकार से एक ब्लैक होल बनता है, और वो ब्लैक होल भविष्य में दूसरे तारों में परिवर्तित होकर के तारों से ग्रहों में
गैस जिन प्लैनेट में, और फिर रॉकी प्लैनेट में, फिर चंद्रमाओं में, फिर कॉमेट में, फिर धीरे धीरे एस्ट्रॉयड में, एस्ट्रॉयड से मीटियोर्स में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में विलीन हो जाता है। इस प्रकार की जो ये प्रोसेस है, इसमें क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हमने अपनाई है, किस प्रकार से ये प्रोसेस क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि फिर तारों का विकास कैसे होता है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार, ब्रह्मांड में किस प्रकार से ब्रह्मांड का विकास होता है, कैसे ब्रह्मांड विकसित हुआ और डेवलप हुआ, इवोल्यूशन हुआ। हम जो पहले एक चार्ट हमने ये दिखाया था, इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड के विकास की कहानी है कि सेंटर में ब्लैक होल बनता है, वो स्पाइरल पाथ से हट जाता है, फिर दोबारा एक और नया ब्लैक होल बनता है, इस प्रकार से वो भी धीरे धीरे हट जाता है, इस प्रकार से धीमे धीरे तीसरा ब्लैक होल, चौथा ब्लैक होल, इस प्रकार से अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं। वो असंख्य ब्लैक होल भविष्य में तारों में बदलते हैं, क्योंकि हमने ये जैसा कि बताया कि कोई भी प्लैनेट है, कोई भी स्टार है, कोई भी गैलेक्सी है, वो रोटेट नहीं करते, वास्तव में वो ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं। जैसा कि हमने अपने पूर्व के एपिसोड में ये एक स्पष्ट करने का प्रयास किया कि महाद्वीप महासागर की वास्तव में ऐसी शेप का कारण क्या है। सूर्य घूर्णन नहीं करता, गैलेक्सियां घूर्णन नहीं करती, ब्लैक होल भी घूर्णन नहीं करते, सभी तारे, सभी ब्लैक होल, सभी गैलेक्सियां, सभी नेबुला है, उनका एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में ये जो तारे हैं, वो ये ब्लैक होल हैं, ये तारे हैं, ये गैलेक्सियां हैं, ये नेबुला हैं, ये वास्तव में ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, स्प्रिंग की तरह कसी जाती है। तो द्रव्य ऊर्जा को इकट्ठा करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है, वो सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि हम पदार्थ को कसें। अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आकाशीय पिंडों को टाइट करती है, ट्विस्ट करती है और उनको कसती है, और इस प्रकार की कसावट से उनके अंदर से मैटर, एनर्जी बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनर कोर है। जब ट्विस्ट होता है तो इनर कोर में से पदार्थ निकल कर आउटर कोर में, फिर मेंटल में, फिर क्रस्ट में, फिर बाहर आता है। तो पृथ्वी जो सिकुड़ रही है, वास्तव में एक्सपेंड नहीं हो रही है पृथ्वी। तो इस प्रकार से हमने एक सिद्धांत दिया है। तो ब्रह्मांड में क्या बिग बैंग था? हमारे अनुसार ब्रह्मांड में बिग बैंग था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है पॉइंट मास से नहीं हुई, ना ही वो इनफाइनाइट तक वो एक्सपेंड होगा। ब्रह्मांड एक लिमिट से एक्सपेंशन होना शुरू होता है और एक लिमिट तक एक्सपेंड होता है, उसके बाद में उसमें सिकुड़न होती है, यानी बिग बैंग और बिग क्रंच भी होता है। ब्रह्मांड एक्सपेंड होता है लेकिन वास्तव में सिकुड़ता भी है। तो इस प्रकार से फैलने और सिकुड़ने का ये जो तरीका है, हमने एक नया तरीका बताया है। पूर्व में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अनेक अवधारणाएं आती रही है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से एक्सपेंड होता है। तो ये बिग बैंग का जो ये तरीका बताया जाता है, इस प्रकार से बिग बैंग, तो हम इस बिग बैंग को सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम बिग बैंग में इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले जो हल्के पार्टिकल इकट्ठा बने, उसके बाद में बड़े पार्टिकल बनते गए, उसके बाद में इस प्रकार से लाइट एलिमेंट बने, फिर इस प्रकार से धीमी गति से गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सियां उसके बाद में तारे बने, तारों से फिर ग्रह बने, ग्रह से फिर धीरे धीरे चंद्रमा बने। तो हम इस प्रकार के जो सिद्धांत है उसका हम एकदम अगेंस्ट है। हम ब्रह्मांड के ऑसिलेशन का जो तरीका बताते हैं, उससे बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों को सपोर्ट मिलता है। ब्रह्मांड फैल भी रहा है, हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को भी सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सिद्धांत है, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का जो सिद्धांत है, उसमें हम एक जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पूरी प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है ऑसिलेट होता है, और इस प्रकार से ये जो तरीका बताया जाता है, हम इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ये मॉडिफाई ये कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। ब्रह्मांड जो ऑसिलेट करता है दो अलग अलग कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑब्लेट स्फीरॉइड, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की स्ट्रक्चर जो है, जो हम पूर्व में जो देते रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है वो ट्विस्ट और टाइट होता है, और इस प्रकार से ब्रह्मांड में सर्जन होता है। तो ब्रह्मांड की संरचना जो है वो एक टॉरस नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जो है, इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है ये जो है
ये कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के रूप में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस प्रकार से ब्रह्मांड में हाइपरबोलॉइड इस प्रकार से बनते हैं और ये ट्विस्टिंग से इस प्रकार से स्पाइरल रूप में हेलिकल रूप में इस प्रकार से, जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी की संरचना ये होती है और इसी प्रकार से सूर्य की संरचना ये होती है और एक ब्लैक होल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये होता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड में जो है ग्रह तारे सभी ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, इससे वो एनर्जी लॉस करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम चर्चा करेंगे और एक नई बात की एक नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद।